तो देखो हम लोग के पास 1 सेकंड के बाद का हम लोग को निकालना है, 1 सेकंड के बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। वैसे जो आप क्वेश्चन पूछा हम इसलिए आपसे पूछे कि कौन से स्कूल में है, बिकॉज ये स्कूल सिलेबस का टॉपिक है नहीं, लेकिन आप पूछ दिए हैं, बताना मेरा काम। हाँ जरूर बताएंगे, जरा गौर कर लो। Vx is equals to Ux is equals to 5। अब यहाँ पे देखो, हाँ बोलो। सभी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो यही बात यार, पहले बताता ना, इतना देर तक हम गाना सुन रहे थे, तू लोग भी सुन रहा था गाना। अभी ठीक हुआ? अभी दिखाई दे रहा है? दिख रहा है जी? हाँ अभी क्लास चालू है। हाँ ओके सर। नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर अभी ब्लर है। नो सर ब्लर है। अच्छा एक बात जरूर हम बोलना चाहेंगे, हाँ मैंने कुल मिला के 9 या 10 बैच लेते हैं यार, लेकिन जो दिक्कत तुम्हारे बैच में होता है वो किसी बैच में नहीं होता, हम फील करते, पता नहीं क्यों ये ऐसा, पता नहीं क्या कारण। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ अच्छा सभी को नहीं दिखाई दे रहा है? दिखा? तो जिसका नहीं दिखाई दे रहा है ना, छोड़ दो, हम अपना पढ़ा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे ui का ऊपर वाला डायरेक्शन है, ui इज इक्वल्स टू u का साइन 60 डिग्री, तो u साइन 60 यहाँ हो गया, प्लस एक्सेलरेशन का y, कहने का मतलब एक्सेलरेशन का y नीचे की तरफ है, g के बराबर माइनस g और टाइम की जगह पे है 1, तो vy इज इक्वल्स टू u के जगह पे आ गया हम लोग का 10 साइन 60 हो गया √3/2, और यहाँ पे हो गया है -10, इससे ये कटा 5√3 -10, 5√3 -10, हाँ ये वैल्यू आया हम लोग के vy का। लेकिन हम थोड़ा चाहेंगे इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 5 को मल्टीप्लाई करा 1.73 से -10, तो ये क्या 8.65 -10। अब देखो 8.65 -10 का मतलब हो गया कि ये वैल्यू है निगेटिव 1.35, निगेटिव है मीटर पर सेकेंड। अब देखो यार निगेटिव आने का मतलब क्या है, तो निगेटिव आने का मतलब है कि जिस पॉइंट को हम यहाँ सोचे ये गलत है, एक्चुअली वो पॉइंट है ना हाईएस्ट पॉइंट के राइट हैंड साइड में आएगा, बोलो सही है? यस सर। इधर होगा हम लोगों का bh जो एक्चुअली 5 मीटर पर सेकेंड है, और नीचे होगा vy जो 1.35 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके बेसिस पे आप v तो निकाल ही सकते हैं ना, रूट अंडर 5 का स्क्वायर और 1.35 का स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। अब आप समझिए ऐसे कि ये वाला जो पॉइंट है वो एक सर्कल की तरह काम करता है, सर्कल। अगर ये सर्कल है तो इसका भी एक सेंटर है, ये वेलोसिटी है, ये सेंटर है। आप गौर करेंगे यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये एंगल मान लो फाई है
तो ये 90 माइनस फाइव है, फिर से ये एंगल फाइव आएगा। तो एक डायग्राम हम इधर थोड़ा फ्रेश बना दे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है। तो जहां भी सर्कल का सेंटर बनेगा, सेंटर से बाहर काम करेगा mv स्क्वायर बाई r, सेंटर से बाहर काम करेगा mv स्क्वायर बाई r, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जरा गौर करना, नीचे की तरफ काम कर रहा है mg, ये एंगल है फाई, तो इधर की तरफ काम करेगा mg का cos फाई। बोलो सही है? यस सर। तो इक्वेशन होगा mg का cos फाई इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। गौर करो, mm कैंसिल, तुमको r चाहिए, r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई g cos फाई। v स्क्वायर का मतलब हो गया, याद देख रहा है ना कुछ वैल्यू आया, तो v स्क्वायर का मतलब हो गया 5 स्क्वायर प्लस 1.35 का स्क्वायर, और g का वैल्यू 10। अब चाहिए cos फाई। जरा यहां जाओ फिगर पे फिर से, ये है फाई, हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये था vx, ये था vy, और इधर था v, और ये एंगल था फाई। तो जरा गौर करना, क्या हम यहां से, हमको cos फाई चाहिए, क्या हम यहां से cos फाई इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस लिख सकते हैं? cos फाई इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। यस सर। ठीक है, तो बेस के जगह पे यहाँ 5 पुट कर देंगे, और यहाँ b के जगह पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर और 1.35 का स्क्वायर पुट कर देंगे। बस ये cos फाई वाला वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन पूरा फिर से सुनिए, फिर से क्वेश्चन सुनिए। लिखा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t equals to 0 with a velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. The radius of curvature of its trajectory at t equals to 1 second is r. Neglecting air resistance, taking acceleration due to gravity 10, the value of r is, r निकालना था। तो पहले हम लोग क्या किए, पहले 1 सेकंड पे वेलोसिटी का x और y निकाले। जब y निकाले तो y निगेटिव आ गया, जो हमको एक बात कंफर्म किया कि आप जिधर मान रहे हैं उधर नहीं होगा, हाईएस्ट पॉइंट के बाद होगा। ये समझे ना? फिर हम हाईएस्ट पॉइंट के बाद वो पॉइंट लेके वहां भी बना लिए। अब हम यहाँ मानेंगे कि एक सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ में टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर की तरफ mg का एक कंपोनेंट है। तो mg का कंपोनेंट mv स्क्वायर बाय r को बैलेंस किया, mg का कंपोनेंट mv स्क्वायर बाय r को बैलेंस किया, यहां से आपको रेडियस मिला। रेडियस के कैलकुलेशन में आपको cos फाई चाहिए, वो cos फाई आप यहाँ के ट्रायंगल को बना के आप निकालिए। समझ में आया सबको? यस सर। नोट करो फटाफट, अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। लिखा particle moving along a circular path with a constant speed of 10 meter per second. What is the magnitude of change in velocity of the particle when it goes through an angle of 60 degree around the center of the circle? मान लो यहाँ पे है v और फिर 60 डिग्री घुमा तो इधर है v, ये एंगल है थीटा, थीटा 60 है, क्वेश्चन में मेंशन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को आप v लिख दिए, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचे हैं तो आपके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो सकता है। यहाँ केवल x है vi का, लेकिन वहां पे दो कंपोनेंट है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 90 माइनस और फिर से ये थीटा 60 होगा। इसका मतलब v का राइट वाला कंपोनेंट v cos 60 और ऊपर वाला कंपोनेंट v का sin 60 होगा। समझे जी? तो आप जो फाइनल वेलोसिटी लिख रहे हैं वो लिखेंगे आप v cos 60 डिग्री i कैप और फिर से v sin 60 डिग्री j कैप। चलो डाटा पुट कर लो, v by 2 i कैप और √3 v by 2 j कैप
अब जब आप चेंज इन वेलोसिटी का बात करते हैं, यही नहीं पूछा गया, नहीं मैग्नीट्यूड पूछा गया, पहले चेंज निकालो। तो आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी है अरे v/2 i कैप और √3 v/2 j कैप और इनिशियल था v i कैप। तो v/2 में से v माइनस करेगा i कैप के लिए, तो माइनस v/2 i कैप और प्लस √3 v/2 j कैप आया। यस सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, रूट अंडर माइनस v/2 का स्क्वायर और प्लस √3 v/2 का स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर आएगा। मेरे हिसाब से आंसर v आएगा। v मतलब कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। देख लो आंसर, कैलकुलेशन कर लेना, v आएगा। समझे जी साइड? यस सर। पहले इनिशियल लिख लिए, फिर जहां बोला था वहां फाइनल को वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, चेंज कैलकुलेट किए, बाद में मैग्नीट्यूड। नोट करो फटाफट। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किए थे, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, सही है। आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम का, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, एल से रिप्रेजेंट होता है। सिंपल टर्म है, for translational motion of any body about any point, moment of linear momentum, moment of linear momentum about any point is called angular momentum। ध्यान से समझना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लो जैसे कोई एक बॉडी है, सपोज कोई एक बॉडी है जो ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा है, सीधा सीधा जा रहा है। जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन शो करता है तो किसी पॉइंट से उसके वेलोसिटी का कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मान लीजिए जैसे कोई एक बॉडी है जो इस रास्ते से जा रहा है, इस पे चल रहा है, तो मेरे बॉडी से उसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर बॉडी इस रास्ते से चल रहा है, मेरे बॉडी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसके लीनियर मोमेंटम को आप मल्टीप्लाई कर दे। लीनियर मोमेंटम मतलब mv। जब आप उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम mv को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाता मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना किसी पॉइंट के अबाउट में, उसी को कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम। अब आप इसको थोड़ा फिगर वाइज देखें और चीज को समझने का कोशिश करें। मान लीजिए जैसे इस रास्ते पे कोई एक बॉडी चल रहा है, इस बॉडी का मास है m और इसके पास वेलोसिटी है v, तो इसी डायरेक्शन में उसके पास लीनियर मोमेंटम भी है p। समझ में आया क्या? ठीक, अब देखो जैसे यहाँ एक पॉइंट है जिसके अबाउट में अगर हम लोग बात करें तो ये है इसका पोजीशन वेक्टर r। अब देखिए यहां से ये क्या हुआ, ये दो पॉइंट ऐसे मिला लिए। सपोज इसका पोजीशन वेक्टर एक एंगल बनाया है थीटा, एक एंगल बनाया है थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा।
तो आप जरा गौर करेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है ना, यस सर। और ये हम लोगों का है आर परपेंडिकुलर कितना, अगर ये आर है ये थीटा है, तो क्या ये आर का साइन थीटा है? तो ऐसे समझना कि जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो लीनियर मोमेंटम को आर परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम के लिए लीनियर मोमेंटम और आर साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी। तीन चीज याद रखो, एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन में ये तीनों चीज याद रखो। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन शो करता है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में अगर उसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो जो भी उसका लीनियर मोमेंटम है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी उसका लीनियर मोमेंटम है उसके लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्चुअली मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है और उसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है, उसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इज दिस क्लियर? it is measured as linear momentum into r perpendicular distance, या फिर r परपेंडिकुलर के जगह आप r का sin थीटा लिख सकते हैं, और या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में r क्रॉस p दिखा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आपको याद है बोर्ड्स थ्योरी में जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, आपको याद है बोर्ड्स थ्योरी में जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो क्या आप एंगुलर मोमेंटम में mvr लिखते हैं? आपको याद है mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो देखो जो उसका एंगुलर मोमेंटम आप लिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली mv इंटू यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है mvr लिखते। समझ में आया? mv लीनियर मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, mvr। ठीक है? यस सर। अभी देखो, जैसे एक चीज समझना, मान लो जैसे कोई एक बॉडी है जो मूव कर रहा है। एक क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है सुनना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। शो दैट if any body moves on a straight line with constant velocity, then its angular momentum अब देखो दूसरा पार्ट इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं, वो ये है कि एक में तो हम ये सीखे कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो किसी पॉइंट के अबाउट में उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे, और दूसरा में अगर बॉडी खुद ही रोटेशनल मोशन शो करे, रोटेट करे, जैसे आपके घर का फैन, वो रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकालते हैं? इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, देख कैलकुलेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम of any rigid body about its angular momentum of any rigid body during its
रोटेशनल मोशन, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन शो करेगा तो हम लोग उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन में आप देख चुके हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या करना है, किसी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन रोटेशन में कैसे करेंगे? तो मान लो जैसे हम लोग के पास कोई एक रिजिड बॉडी है, मान लो हम लोग के पास कोई एक रिजिड बॉडी है, और वो इस एक्सिस के अबाउट में, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में ऐसे ओमेगा से घूम रहा है। तो आपको अगर पिछले दिन का डेरिवेशन याद है तो ऐसा दो डेरिवेशन आपको कराया गया था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एक ith पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं, सही है? हाँ सर। अब है ये कि ये बॉडी जो है वो इस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी के साथ ऐसे घूम रहा है, तो उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो लिखेंगे ओमेगा इनटू आर आई। कंसीडरिंग any particle of mass mi and radius ri, mass mi radius ri, so अगर हम उसका वेलोसिटी लिखें तो ओमेगा इंटू आर आई है। सो अगर हम उसका लीनियर मोमेंटम लिखें तो एम आई वी आई या फिर लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू ओमेगा इनटू आर आई आएगा। अब इस लीनियर मोमेंटम की वजह से एंगुलर मोमेंटम, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो पी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आई से मल्टीप्लाई करें, पी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आई से मल्टीप्लाई करें। बोलो बोलो, समझा? यस सर। तो मेरे पास Li का वैल्यू हो गया Mi ओमेगा Ri और फिर से एक Ri, तो Li का वैल्यू ओमेगा बाहर Mi Ri का स्क्वायर। नाउ फॉर टोटल रिजिड बॉडी, नाउ फॉर टोटल रिजिड बॉडी, अगर हम लोग L टोटल लेंगे, अगर हम लोग L टोटल लेंगे तो क्या हम लोग समेशन ऑफ Li i का वैल्यू 1 से लेकर n तक कर लें? सो L टोटल विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ Li की जगह पे ओमेगा Mi Ri का स्क्वायर होगा, इसमें से ओमेगा को बाहर निकालो, Mi Ri का स्क्वायर i का वैल्यू 1 से लेके n तक। सोच के बताओ भाई, यहां से यहां तक ये किसके बराबर? बोलो बोलो, किसके बराबर? अरे यार ये किसके बराबर बता यार। सर आई के। तो L विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू i, या L इज इक्वल्स टू i ओमेगा। ये रहा एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई रिजिड बॉडी घूमता है तो उस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, आई ओमेगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नो सर। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब जो इधर लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझिएगा। आपको देखना है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर है, तो डायरेक्शन का भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। पहला, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, जब ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं? देखो जरा समझो। मान लो जैसे ये एक बॉडी है और इसका सेंटर आगे की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है?
और यहां एक रिजिड बॉडी है, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह लो, इसका वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है। आप चाहते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट में दोनों का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन डिसाइड करें, तो आप इस पॉइंट से इसको मिलाएं, पोजीशन वेक्टर r1 हुआ, इस पॉइंट से इसको मिलाएं, पोजीशन वेक्टर r2 हुआ। ओके, फर्स्ट वाले में एक हाथ को यहां रखो और उसके हिसाब से चलो, तो क्या वो क्लॉकवाइज चल रहा है? क्लॉकवाइज। और सेकेंड वाला कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम पहले वाले का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो वो क्लॉकवाइज है, लेकिन जब हम दूसरे वाले का लिखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। इज दिस क्लियर? अब जरा देखना रोटेशन में, फॉर रोटेशनल मोशन में तो एकदम आसान काम होता है। मान लो जैसे ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्लॉकवाइज है। और मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट में ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपको दिख जाएगा। करेक्ट है? समझ में आ रहा है ना कैसे डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? नोट करो। एंगुलर मोमेंटम में आई ओमेगा का डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, उसके बाद का जो टर्म है वो डायरेक्शन आप डिसाइड करते हैं। अब यहाँ से देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दो मोशन का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, मतलब रोटेशन ट्रांसलेशनल या दो रोटेशन। देखो यहाँ पे ये दोनों रोटेशनल मोशन अपोजिट में है, दोनों एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है। और याद रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर है, तो अगर हम बोलेंगे कि सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो अपने से लॉजिकली सोच लो, दोनों ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट एज यूजुअल जो वेक्टर में होता है। सिमिलरली यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर हम बोल देंगे कि सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो ये दोनों ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? सब्सट्रैक्ट होगा, बिल्कुल सही। अब मान लो जैसे ये है क्लॉकवाइज और ये वाला क्लॉकवाइज, अगर इन दोनों को लेके एक सिस्टम बना दे तो ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज लेके अगर सिस्टम बना दे तो क्या होगा? ऐड होगा। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, अगर किसी सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम निकाल के ऐड कर दीजिए। हाँ, ऐड कर दीजिए, मतलब वेक्टरली ऐड कीजिए, ठीक है? डायरेक्शन को ध्यान में रखिए। For combination of translational and rotational motion, for combination of translational and rotational motion, ठीक है? जरा बात करना। मान लो जैसे हम लोग के पास ये एक रिजिड बॉडी है जो आगे जा रहा है और ये घूम रहा है। आपको बोला गया चलो भाई
इस O पॉइंट के अबाउट में इसका ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम लेना, और रोटेशन तो आपको दिखाई दे ही रहा, रोटेशन तो आपको दिखाई दे ही रहा है, और ट्रांसलेशनल वाला O पॉइंट के अबाउट में लीजिए। तो देखिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन का लिखते हैं तो क्या वो R क्रॉस P होगा और क्या वो क्लॉकवाइज होगा? बोलो बोलो। यस सर। अगर एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन का लिखते हैं तो वो I ओमेगा होगा और वो भी क्लॉकवाइज होगा ना? यस सर। तो आप एंगुलर मोमेंटम जब लिखेंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को वेक्टरली ऐड कर लीजिए, और वेक्टर में दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक्चुअली भी ये ऐड ही होने वाला है। लेकिन दूसरा फिगर देखो गौर से, मान लो ये इधर जा रहा है और घूम रहा है इधर, O पॉइंट के अबाउट में बात करना है। तो जब हम इसका ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो R क्रॉस P लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन होगा कैसा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? बोलो बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये भी इधर है, इसका मतलब ये ऐसे घुमाना चाह रहा है। देखिए रोटेशन वाला क्लॉकवाइज, लेकिन ये ट्रांसलेशनल वाला जो इस पॉइंट के अबाउट में इसको खींचना चाह रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। सब कोई समझे क्या? अब देखो एंगुलर मोमेंटम अगर रोटेशनल वाला लिखे तो मैग्नीट्यूड तो I ओमेगा होगा। बोलो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सही है। यस सर। तो अगर आप फिर से एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं टोटल, तो जो एंगुलर मोमेंटम हमारे ट्रांसलेशनल मोशन का है और जो एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन का, वो वेक्टरली तो ऐड ही होगा, वेक्टरली तो ऐड ही होगा, लेकिन जब आप डायरेक्शन को कंसीडर करके लिखिएगा तो फाइनली एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को सब कोई? यस सर। जैसे एक एग्जांपल दे, ये एक सरफेस है, इस पे एक सॉलिड स्फीयर है जो आगे जा रहा है, भी से घूम रहा है ओमेगा से, और ये भी जो है वो आर ओमेगा के बराबर है। नीचे वाला पॉइंट तुमसे बोला गया फाइंड its net angular momentum about लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट के अबाउट में इसका नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ध्यान रखो कि लोएस्ट पॉइंट के अबाउट में जब हम इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन का, तो P इंटू आर परपेंडिकुलर, P में mv होगा, P में mv होगा, और R परपेंडिकुलर में ये R होगा ना? यस सर। बोलो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और फिर जब हम इसका रोटेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो आई ओमेगा लगाएंगे क्लॉकवाइज ही। यस सर। बताओ, जैसे हम तुमको बोल चुके थे कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया कितना होता है? सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया
स्क्वायर। नहीं होता है, आगे बोलो। वाह भाई वाह। 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा को अगर तुम चाहो तो फिगर के हिसाब से ओमेगा को तुम v/r लिख सकता है। एक r से स्क्वायर कैंसिल, तो 2mvr/5 और डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अब दोनों क्लॉकवाइज है, तो जब हम इसका एंगुलर मोमेंटम टोटल लिखेंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन वाला और रोटेशनल मोशन वाला दोनों ऐड कर देंगे। मतलब आप लिखेंगे mvr और प्लस 2/5 mvr, so it is 7/5 mvr. This is your answer. 7/5 mvr. This is your answer. नोट करो बढ़िया से आप।